नमस्कार। पिछले 7 दिनों से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कहानी उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा की। ये कहानियां हैं लोगों के अपनों से बिछड़ने की, अपनों को खोने की और चारों तरफ फैली बर्बादी की। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा को हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन लगता है जिंदगी को वापस पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सड़कें जगह जगह अब भी कटी हुई हैं। यात्री और यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो अब भी दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम चल ही रहा है। साथ ही यहां के लोकल लोगों की जितना नुकसान हुआ है उसका कोई जिक्र तक नहीं करता। केदारनाथ सरोवर से निकलने वाली मंदाकिनी रामबाड़ा, जंगल चट्टी और गौरीकुंड से होते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। इसका रास्ता सदियों से तय है। इसकी रफ्तार सब जानते हैं। इससे मिलने वाली सहायक नदी पिंडर की भयावहता के किस्से सब जानते हैं। आपदा के वक्त नदियां और समंदर भयावह लगने लगते हैं, मगर सामान्य दिनों में अपनी खूबसूरती से दिल को बहलाने वाली नदियां क्या सिर्फ अपनी रफ्तार के कारण भयावह लग रही हैं, या इन्हें देखते हुए हम अपनी गुस्ताखियों को याद करते हुए डरे जा रहे हैं? होटल, पार्किंग, धर्मशाला हमने इसके रास्ते में बनाए। आम लोग, सभी दल के नेता, सरकार, कौन नहीं जानता था कि यह मंदाकिनी का रास्ता है। वो तो बस अपने बनाए रास्ते पर आ गई है। जो इसके बीच में आए वही बह गए, ढह गए, उलट गए। गाद और पत्थर के मलबों की सेना के साथ मंदाकिनी का यह हमला है। अब अगर कोई आपदा आई तो पहले से ज्यादा तबाही मचाने के लिए तैयार रहेगी ये नदी। और इसीलिए पर्यावरण के जानकार हमेशा बताते हैं कि नदी के किनारे रिवर बेड पर जितना कम कंस्ट्रक्शन हो, जितना जो सिविलाइजेशन है वो ये नदी से दूर रहे, वो होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन सारे नियमों के, इन सारे नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है और हमारे चारों ओर आरिफ आप दिखाइए किस तरह से होटल्स बने हुए हैं बिल्कुल रिवर बेड पर, रिवर के किनारे। और अब जब तबाही आई है तो उस सब का असर इनको भी झेलना पड़ा है। ये साधु कुछ ज्यादा ही नियति पर भरोसा कर बैठा है। गिरते पत्थरों को रोकने का ये बाल हट है। इनकी जान तो बच गई, इसलिए नहीं कि किसी देव की इच्छा थी, इसलिए कि गिरती चट्टानें थोड़ी देर के लिए रुक गई। सेना चेतावनी दे रही है कि इन रास्तों पर मत आइए। पहाड़ का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं इस वक्त कैसे जो लोग नीचे उतरना चाहते हैं उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वो नीचे ना उतरें, क्योंकि ऊपर से लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ टूट रहा है इस वक्त और पत्थर लगातार नीचे गिर रहे हैं। तो ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं वो नीचे उतरना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में पत्थर लगातार गिर रहे हैं और घायल होने का खतरा है। इसलिए लगातार जो है उनको रोका जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है वहीं पर रहिए। इसमें सेना के साथ आईटीबीपी और एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं जो इस काम में लोगों को मदद कर रहे हैं। और जो लोग इस छोटी सी दूरी को तय करना चाहते हैं पहाड़ी से नीचे उतरने की, उसमें भी ढेर सारी मुश्किलें आ रही हैं। रविवार को मौसम खराब रहा, फिर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहां वहां उड़ते दिखे। फंसे हुए लोगों को निकाला जाता रहा। जो लोग लौट कर आ रहे थे सबके पास तबाही के भयावह किस्से हैं। कोई अपने परिवार के साथ लौटा है तो कोई कुछ को गंवाकर। मेरे सारे परिवार के लोग बच गए और जा चुके हैं उधर। उनको कहां भेजा गया है? उन पर हेलीकॉप्टर से कहां उतारे गए मालूम नहीं। अच्छा। कुछ पैदल गए कल यहाँ से, वो आगे निकल चुके हैं। अच्छा। कौन कौन था आपके परिवार में? मिसेज थी, एक बेटा था। ये भी ऊपर परिवार के लोग बचे नहीं सर। कहाँ हैं? पीछे 2-3 लोग पीछे है, 3 लोग भाग गए। इस बीच सेना ने मंदाकिनी नदी पर यह कच्चा पुल बना दिया।
ये पुल गौरीकुंड को सोनप्रयाग से जोड़ देगा। एक रस्सी भी लगा दी गई है। नदियां रातों रात कहीं से निकल नहीं आती हैं। सैकड़ों साल से वो हमें बताती रही हैं कि उनका रास्ता क्या है, बारिश और बाढ़ के दिनों में वो कहां तक बहा करेंगी। जब तक इनके रास्तों पर मकान दुकान नहीं थे, बाढ़ से तबाही नहीं होती थी। स्कूलों में तो यही पढ़ाया जाता है कि बाढ़ आती है तो खेती के लिए अच्छी मिट्टी लाती है। अब हम टीवी पर बाढ़ का दूसरा ही रूप देखते हैं। ये तबाही हमारी गुस्ताखियां हैं जो हमने पहाड़ और नदियों के साथ की है। उत्तराखंड में सबसे अधिक बर्बादी केदारनाथ के इलाके में हुई, लेकिन जब लोगों पर मुश्किल आई तो सरकार मदद करने के लिए बहुत देर में पहुंची, बल्कि स्थानीय लोगों को खुद ही अपनी मदद करनी पड़ी। जो लोग फंसे उन्होंने बाहर निकलने के लिए कई कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल 40-40, 50-50 किलोमीटर का रास्ता तय किया। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने मुलाकात की गुप्त काशी में। आप बताएं आशीष की कैसे आपने उस दिन पानी को बढ़ते हुए देखा, जो आप बता रहे थे कि रविवार से कैसा माहौल बनना शुरू हो गया? सर जी 16 तारीख शाम को 7:30 या 8 बजे के करीब जब हम होटल में बैठे हुए थे तो यात्री तो बंद थे, एक आध यात्री थे। उस दिन हल्का सा आया, लेकिन हम लोग रात भर उठे रहे डर के मारे। हमारे बारिश जो कि 3 दिन से बारिश लगातार जारी थी और चौथे दिन भी जारी थी। उस दिन भी बारिश जारी रही और सुबह 5:30 बजे के करीब हमने जनरेटर बंद करवाया और 6:30 बजे के करीब जब हम बाढ़ आई, ऊपर से बहुत भयंकर आवाज आई तो हम पीछे की तरफ भागने लगे। पीछे की तरफ एकदम पूरी बिल्डिंग पानी से भर गई। तो फिर हम इधर से भी फंस गए, उधर से भी। मेरे साथ मेरे 14 आदमी थे जो मेरे होटल में काम करते थे। तो मैं वहां पर से टॉयलेट में चढ़ गया। टॉयलेट से हम 4 आदमी ऊपर चढ़ गए। जैसे ही 5वां आदमी चढ़ा, उस सारी बाढ़ मतलब उनको पूरी लेकर के चले गए। और उसके बाद पूरी उसने 3-3 मंजिला बिल्डिंग उखाड़ करके सीधे नीचे ले गए। और जहां उसे पानी को रास्ता मिला, बिल्डिंगें फाड़ फाड़ करके उसने सारी वो, और सैकड़ों यात्री मंदिर के आगे पीछे थे, वो सारे बह गए। जो मंदिर के अंदर थे वहां भी मलबे में दबे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कुछ चीज पकड़ लिया है वही लोग बच पाए। देखिए एक बात बताएं कि आपके लिए जैसे 17 तारीख की सुबह, मान लिया जाए 6:45 और 7 के बीच का कोई भी वक्त, जब ये तबाही शुरू हुई, आधे घंटे तक तांडव हुआ, उसके बाद पानी जो है निकल गया नीचे। रामबाड़ा का इलाका नीचे है, वहां पर इतना नुकसान हुआ, उसकी क्या पता? रामबाड़ा में सर जाने के लिए कहीं नहीं है, क्योंकि इधर से भी घाटी है, इधर से घाटी, इधर की साइड नदी है और इधर की साइड जाने के लिए कहीं नहीं है। और रामबाड़ा में इसलिए इतना फोर्स आया कि सब लोग इतने ज्यादा इसलिए मरे क्योंकि वो रात को हुआ वहां पे। पहले दिन ही रात को? पहले दिन रात को हुआ और लोग समझ ही में नहीं पाए कि जाना कहाँ है। और सारे यात्री के यात्री, घोड़े के घोड़े और खच्चर से लेकर के पालकी वगैरह सारी बह गई वहां पे। और सबसे ज्यादा जनहानि। और सर अभी भी वहां पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिल पाई 2 दिन। असल में पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी ही परेशान करने वाली है, लेकिन इसका अंदाजा दिल्ली या मुंबई में बैठे हमारे नुमाइंदों को कभी नहीं होता। विकास के नाम पर पहाड़ को कई लॉलीपॉप दिखाए गए हैं, जिनमें से एक है यहां बने बड़े बड़े बांधों का निर्माण। लेकिन अगर आज पहाड़ पर प्राकृतिक आपदा आई है तो उसमें विकास के नाम पर बने इन बांधों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसी को जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा ने। मैं इस वक्त श्रीनगर से 5 किलोमीटर पहले कीर्ति नगर में हूँ। ये वो जगह है जहाँ से श्रीनगर का एक विहंगम नजारा दिखता है। पूरा श्रीनगर यहाँ से दिखता है और उसको दिखाने का मकसद ये है कि उस दिन अलकनंदा नदी ने किस तरह से बाढ़ के बाद पूरे श्रीनगर को सिल्ट से पाट दिया था, ये इसमें साफ नजर आता है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर MS नेगी मेरे साथ हैं और डॉक्टर SP सती जो जियोलॉजिस्ट हैं। उस दिन अलकनंदा नदी आई, किस तरह से उसका कोर्स उस दिन पलटा और किस तरह से ये सिल्टेशन कैसे इतना ज्यादा हुआ? नेचुरल सिल्ट के अतिरिक्त करीब 5 लाख क्यूबिक मीटर जो श्रीनगर डैम द्वारा मक डिस्पोजल जो रिवर के अलोंग किया गया था, वो सिल्ट आई, उसकी वजह से ज्यादा हैजार्ड हुआ। और ये सारा जितना सामने दिख रहा है सिल्ट, ये उसी का है। ये हम यहाँ पर एक सेटलमेंट देख रहे हैं, कॉलोनीज देख रहे हैं, जहाँ पर SSB है, ITI है, तमाम दूसरे सरकारी गैर सरकारी निजी भवन है। ये कहीं ना कहीं
काफी पहले से यहाँ पर होंगे? क्या ये नदी के फ्लड प्लेन पर है या फिर ये पहले से, मतलब काफी पहले से इसी जगह पर बने हुए थे? इतना नदी किनारे का जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत नया कंस्ट्रक्शन है और इन्होंने सीधा सीधा इस कंस्ट्रक्शन को रिवर बेड में कर दिया है। तो नेचुरली है कि जब पानी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उन मकानों तक वो पानी आएगा और आज ये तबाही का कारण यही है कि नदी के किनारे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इस समय हो गया है। मैं इस वक्त श्रीनगर के शक्ति विहार कॉलोनी में हूँ। शक्ति विहार कॉलोनी अलकनंदा नदी के ठीक किनारे बनी थी और उस दिन जो सैलाब आया उस सैलाब ने इस कॉलोनी को भी पूरी तरह सिल्ट से पाट दिया, पूरी तरह से मिट्टी से। मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त यहाँ जहां पर खड़ा हूं ये जमीन नहीं है, ये बाउंड्री वॉल है घर की जो लगभग 5 से 5.5 फीट ऊंची है और पूरी की पूरी इस वक्त जमीन में दबी हुई है। उस दिन रात को आप अपने घर में सोए हुए थे जब हाँ, ये घर में हम, आपको पता लग गया था कि घर में पता ये था 15 तारीख से पानी बढ़ हो रहा था और हर साल इसी तरह से पानी बढ़ता था, लेकिन इतनी अति नहीं होती थी। इतना कभी नहीं हुआ? नदी घट जाती थी। अपनी जिंदगी में कभी नहीं, कभी नहीं देखा। 16 तारीख को जो है ये पानी धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन शाम को फिर कुछ कम हो गया 4-5 बजे हम आराम से रह गए। फिर 9-10 बजे पानी बढ़ने लग गया। फिर हम 12 बजे वहाँ पर गए। 12 बजे तक पानी कुछ यहाँ पे एक चमोली है कोई, उनके घर तक आ चुका था। अब हमने देखा, हमने कहा फिर घर जाएगा, ये कम हो जाएगा पानी। अब 16 तारीख रात को जो है वो 1-2 बजे सब लोग विस्थापित हो गए, यहाँ से भाग गए, यहाँ से अपने जान बचाई और कुछ सामान्य ले गए। करीब 20 परिवार ऐसे हैं जो पूर्णतः से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जैसे ये स्थिति है, वही स्थिति 20 परिवार है हमारे, कम से कम आंशिक बहुत है, परिणाम नहीं मिला। मुझे बताइए कि आपका क्या क्या सामान यहाँ पे दबा हुआ है, यहाँ अंदर क्या क्या है आपका? कोई जरूरी चीज निकाल पाए आप घर से बाहर? मैं आपको बतला दूं कि जो मेरे कपड़े हैं ये भी मेरे मित्रों के हैं। मैं एक हाफ शॉर्ट्स में था और एक टी शर्ट में था। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मदर हैं, फादर हैं, मेरी मिसेज हैं। सब लोग कोई अपना सामान नहीं निकाल कुछ नहीं निकाल पाए, सारा यहीं दबा हुआ है। आपके स्कूल के सर्टिफिकेट सारे टोटल यहीं दफन हो चुके हैं। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ के तमाम जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हें यहाँ से विस्थापन होना चाहिए जैसा कि हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर विस्थापित नहीं किया जाएगा तो हमारी आने वाली कुछ साल बाद पीढ़ी भी यहीं दफन हो जाएगी और हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। अच्छा, आपका भी मकान है यहाँ पर? अच्छा, जिस मकान की छत पर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं हम ये मकान की छत पर खड़े हैं। स्थिति ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये मकान जमीन पर है और हम इसके आसपास ये सारी की सारी जमीन देख रहे हैं। पूरी की पूरी जमीन लगभग 7 से 8 फुट ऊपर उठ गई है। मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से बाढ़ ने लोगों का सब कुछ यहाँ पर छीन लिया, सब कुछ मिट्टी में दफन कर दिया। लोग एक एक करके अपनी सामान, खासतौर पे सबसे ज्यादा चिंता लोगों को अपने दस्तावेजों की, अपने डॉक्यूमेंट्स की है जो मिट्टी में दबे हुए हैं, जिसके सहारे वो अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। वरना आजकल प्रशासन कागज के आगे किसी की तस्वीर को सच मानने को राजी नहीं होता जब तक उसके पास इस बात का सबूत ना हो कि वो है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं लोगों ने जमीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से, जहां बच्चों की पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस हालत में है। मेरे को बोलते हुए खुद बड़ा खराब लग रहा है क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर कैमरा लेकर आना, बोलना बहुत आसान काम है। मैं भी मानता हूँ बहुत आसान काम है, लेकिन इस तरह के हालात को देख करके शब्द नहीं सूझते कि क्या कहें, लोगों को किस तरह से ढाढ़स बनाएं। हो सकता है शायद इन लोगों की ये बात कहीं प्रशासन सुन ले, प्रशासन को शायद कुछ देर बाद सुध आए। जिस दिन प्रशासन अपनी इस सुन्न अवस्था से बाहर आए उसके बाद लोगों की सुध देखे। मकान बनाना किसी भी आदमी का सपना होता है और उस सपने को जब वो एक लंबी नौकरी, लंबी उम्र करके पूरा करता है, उसके बाद इस तरह से अचानक रातों रात और एक दिन में उसको जमींदोज होते हुए देखता है तो निश्चित रूप से उसके दिल का हाल क्या होता होगा ये वो लोग समझ सकते हैं जो लोन लेकर के घर बना रहे हैं, जिनके पास ऊपर की कोई कमाई नहीं होगी, मेहनत ईमानदारी से जिंदगी गुजारते हैं और आखिर में उनके साथ इस तरह का क्रूर मजाक प्रकृति करती है। शाम का समय है, ऐसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इस शाम के साथ एक बार फिर ढलती हुई दिखती हैं। अगली सुबह आती है, उन्हें फिर कोई प्रशासन से उम्मीद सी मिलती है, लेकिन अभी तक लगभग हफ्ते 10 दिन गुजर गए इस पूरे हादसे को। प्रशासन की तरफ से कम स्थानीय लोगों की सुध लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। अभी पहली फिक्र लगभग सभी लोगों को, सैलानियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की है। शायद उसके बाद प्रशासन को स्थानीय लोगों की सुध आए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड पर आई इस आपदा पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से जब हम इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए निकले तो एक एक मिनट का रास्ता एक एक घंटे में तय हुआ, क्योंकि रास्ते बंद थे और सड़कें कटी हुई थी। ऐसे में उन लोगों की सोचिए जो दूर दराज के इलाकों में कई कई दिनों तक भूखे प्यासे फंसे रहे। ऐसे ही कुछ लोगों से उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर मुलाकात की मेरे सहयोगी रजत केन ने।
उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते में कई लोग फंसे हुए हैं। हरसिल से लोगों को लाया गया है। ये चिन्याली सोद की जो एयरबेस है, यहाँ पे जो है एयरलिफ्ट करके लोगों को लाया गया है। कई यात्री वहाँ फंसे हुए थे, कई श्रद्धालु वहाँ फंसे हुए थे। कई शिकायतें हैं लोगों की, काफी फ्रस्ट्रेशन है, काफी गुस्सा है। 8 दिन होटल में हो गए, 1200 रुपए दे रहे, हमारे पास नहीं रहे पैसे। परेशान है हम लोग, बच्चे हमारे घर में परेशान है। ये कह रहे हैं सरकार 2-2 रुपए पर सवारी दे रही है, लेकिन ये हमें एक भी नहीं दे रही। जब सरकार सुविधा दे रही है तो इन्हें हमें देने चाहिए पैसे। 25 दिन हो गए, हमें 25 दिन हो गए अपने घर से निकले हुए, किराया खत्म है हमारे पास, कहाँ से कैसे आर्मी वाले ने हमारी बहुत सेवा करी है, यहाँ भी और वहाँ हरसिल में भी। मैं गंगोत्री से 30 किलोमीटर दूर है, सुकी टॉप में फंसे हुआ। आगे 1 किलोमीटर से रास्ता खराब है, पीछे और झाला तक रास्ता ठीक है, उधर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। झाला से हरसिल तक भी रास्ता खराब है, पैदल से हरसिल तक जाके हरसिल में हेलीकॉप्टर चढ़ के, वो भी 3 दिन उधर ठहरे थे। तीसरे दिन शायद मोड़ो रोज कहते हैं, तीसरे दिन उधर चढ़ के इधर आया। पता है यहाँ पे आर्मी, आईटीबीपी जो फोर्सेस जो हैं वो यात्रियों को जो वहां से पहाड़ों से निकाल के महफूज जगहों पे ला रही है। उनके काम की हर कोई तारीफ कर रहा है, खासकर कि आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी की। लेकिन शिकायतें सरकार से हैं, लोकल प्रशासन से है, स्थानीय प्रशासन से, और खासकर कि जो राज्य सरकार है उससे है कि कई ऐलान किए उन लोगों ने यात्रियों के लिए। जो लोग फंसे हुए थे उनको इतना मुआवजा दिया जाएगा या इतने पैसे दिए जाएंगे रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन उनको वो पैसा नहीं मिला है। कई लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, घर जाने के लिए पैसे नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जो है, इसका एक वाजिब और इसका साफ जवाब किसी भी सरकार से नहीं आ रहा है। प्रशासन दावा कर रहा है कि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में फंसे लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन ये कहानी सिर्फ फंसे हुए लोगों को निकालने की नहीं, एक राज्य की मुश्किलें और राज्य के रहने वाले लोगों की जरूरतों को समझने की है। हमारी नजर लगातार अगले कुछ वक्त उत्तराखंड पर रहेगी और हम इस बात का मुआयना करते रहेंगे कि सरकार वाकई यहां के लोगों के लिए क्या कर रही है।